शादी तो मैं प्यार करता हूँ रोहिणी, से ही प्लीज करूंगी। मेरा साथ दोगी ना? बस तुम कुछ बनकर दिखा दो, वरना पापा नहीं मानेंगे। पापा को कमाओ लड़का चाहिए और तुम। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। बाकी पापा का बिजनेस तो है ही ऑटोमोबाइल्स का, मैं सब सेटल कर दूंगा, कभी कमी नहीं होगी किसी चीज की तुम्हें। ठीक है, नौकरी के बाद अपने मम्मी पापा को लेकर आ जाना मेरे घर। पापा नहीं मानेंगे, मैं उन्हें नहीं ला सकता। अरे पर कोई तो बड़ा। देखो, जीवन तुम्हें मेरे साथ काटना है तो फिर ये बड़ा क्या कर लेगा, मैं आऊंगा ना, ठीक है? रोहिणी के घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई। कौन है? आंटी जी, मैं सूरज हूँ, रोहिणी का दोस्त। जरूरी बात करनी थी अंकल जी से। दरवाजा खुला। रोहिणी की माँ ने ऊपर से नीचे तक देखा। सूरज 30-32 का लग रहा था, थोड़ी दाढ़ी, उखड़े बाल, साधारण कपड़े। अरे आओ आओ, बैठो बेटा। रोहिणी के पिता रमेश जी सोफे पर अखबार पढ़ रहे थे। सूरज को देखकर चश्मा उतारा। हाँ बताओ, क्या काम था? अंकल जी, सीधी बात करूं, मैं रोहिणी से शादी करना चाहता हूँ और आपसे इजाजत लेने आया हूँ। क्या करते हो अभी? अभी तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ अंकल जी, पर देखो पापा का ऑटोमोबाइल का बिजनेस है तो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी। बिजनेस पापा का है, तुम क्या करते हो ये पूछा था मैंने। अरे अंकल जी, पापा का माने मेरा घर का बिजनेस है, सब मेरा ही तो है आगे जाकर। और रहते कहाँ हो? मंगोलपुरी में। अंकल जी, वहां भी अपना मकान है। रमेश जी की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने पत्नी की तरफ देखा। मंगलपुरी वो इलाका तो, रोहिणी वहां कैसे रहेगी? वो माहौल, वो गलियां। अंकल जी, क्या मतलब है आपका? मंगोलपुरी में भी लोग रहते हैं, बढ़िया लोग रहते हैं। देखो बेटा, तमीज से बात करो, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ और मैं भी तमीज से ही बात कर रहा हूँ। आप लोग इलाके से इंसान को नापते हो, ये कौन सी सोच है आपकी? सूरज बेटा, देखो ये रवैया लेकर आए हो तुम यहाँ मेरे घर में, मुझसे इस तरह से बात करते हो। अंकल जी, बस इतना बताइए, रोहिणी खुश रहेगी कि नहीं? बाकी सब बाद में सेटल हो जाएगा। नहीं होगा सेटल। और सुनो, रोहिणी अभी 22 की है, तुम कितने के हो? 32-33। ये रिश्ता नहीं होगा हमसे। बेटा उम्र का भी बहुत फर्क है और अभी तुम्हारे पास खुद का भी कुछ नहीं है, हम कैसे हाँ करें? ठीक है, जब रोहिणी रोएगी तो याद करना आज की बात। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सीढ़ियों पर पड़ोसी शर्मा जी खड़े थे। उन्होंने सूरज को ऊपर नीचे देखा। अरे भाई, ट्यूशन लगा रहे हो क्या रोहिणी को? मास्टर जी लगते हो एकदम। सूरज का चेहरा तमतमा गया। वो बिना जवाब दिए नीचे उतर गया। रात के खाने पर रमेश जी ने थाली रखते हुए कहा, रोहिणी सुन ले, आज आखिरी बार, उस लड़के से कोई बात नहीं होगी, अब रिश्ता खत्म। पापा पर मैं उससे। बेटा न नौकरी, न तमीज, न उम्र का हिसाब। मंगोलपुरी में जाकर रहेगी, हमने तुझे इसलिए पाला था। वो तुम नहीं समझोगी। जो समझना था समझ लिया, अब ये बात यहीं बंद, कल से फोन भी बंद उसका। रोहिणी चुप हो गई। खाना खाया, कमरे में गई, पर मन कहीं और था। रात के 2 बजे घर में सन्नाटा था। रोहिणी ने धीरे से अपना बैग उठाया, 2 जोड़ी कपड़े, जरूरी कागज और वो चेन जो सूरज ने दी थी। दरवाजा इंच इंच खुला। सांस रोककर सीढ़ियां उतरी। नीचे गली में सूरज की बाइक खड़ी थी। आ गई? हाँ चलो जल्दी। अगली सुबह मंदिर में 7 फेरों के साथ, बिना बैंड बाजे, बिना बारात, बिना परिवार के, रोहिणी और सूरज ने शादी कर ली। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, 2 गवाह खड़े थे बस। सूरज ने माथे पर सिंदूर लगाते हुए कहा, कभी पछताओगी नहीं? रोहिणी ने सूरज की आंखों में देखा, कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुराती। पर उस मुस्कुराहट के पीछे एक डर भी था कि घर वाले क्या सोच रहे होंगे। शादी के बाद सूरज ने रोहिणी को एक छोटे से किराए के कमरे में रखा, मंगोलपुरी की तंग गलियों में, एक पुरानी बिल्डिंग की 3री मंजिल पर सूरज था कि रोज नए सपने लेकर आता। चलो रोहिणी, आज कनॉट प्लेस चलते हैं, तो मैं वो वाली कॉफी पिलाता हूँ जो तुमने इंस्टाग्राम पर देखी थी। सूरज घर कब चलोगे? मतलब तुम्हारे पापा के पास? कब तक ऐसे? अरे यार रोहिणी, 2 दिन पहले ही बात की थी पापा से, थोड़ा टाइम लगेगा। अब चलो ना, मूड खराब मत करो मेरा। रोहिणी मान जाती। कनॉट प्लेस की चमक में अपने सवाल भूल जाती। कभी इंडिया गेट, कभी अक्षरधाम, कभी किसी मॉल में घंटों घूमना। सूरज जानता था रोहिणी को कैसे बहलाना है। रोहिणी सुनो, पापा का शोरूम है ना द्वारका में, मैं वहां देखने लगूंगा जल्दी ही, फिर अपना बड़ा घर लेंगे साउथ दिल्ली में, तुम बस थोड़ा सब्र रखो। सच में? अब मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारे लिए तो सब कर रहा हूँ। रोहिणी की आंखें चमक जाती। वो सोचती, हाँ सूरज कोशिश तो कर रहा है। लेकिन हफ्ते बीतते गए। किराए का वो कमरा, वही सीलन भरी दीवारें, वही पड़ोसन का शोर।
घर जाने की बात आती तो सूरज का एक ही जवाब होता, अरे पापा भी नाराज है, मना लूंगा मैं, तुम टेंशन ना लो। रोहिणी बेचारी हर बार मान जाती। प्यार था, भरोसा था और थोड़ी मजबूरी भी। धीरे धीरे सूरज का रंग बदलने लगा। पहले बाहर खाना बंद हुआ, फिर घूमना बंद, फिर वो मीठी बातें भी कम होने लगी। किराए के पैसे नहीं थे, दुकानदार उधार देने से मना कर चुका था। रोहिणी वो सोने की चेन है ना तुम्हारी, वो दे दो, बस 1 महीने की बात है, वापस ले लेंगे। ये तो माँ ने दी थी शादी में। अरे जानता हूँ, पर क्या करूँ, घर चलाना है कि नहीं। रोहिणी चुपचाप चेन उतार कर दे देती है, फिर झुमके गए, फिर कंगन, एक एक करके सब कुछ बिकता गया। जो रोहिणी कभी गहनों से सजी रहती थी, अब उसके हाथ खाली थे। खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन घर में सिर्फ दाल थी, चावल नहीं। रोहिणी शायद अब पापा के पास चलना पड़ेगा। रोहिणी हैरानी से देख रही थी। यही बात तो वो महीनों से कह रही थी। ठीक है, चलते हैं ना। जाने से पहले रोहिणी ने आईने में खुद को देखा। सादी सी फीकी साड़ी, माथे पर सिंदूर, हाथों में कुछ नहीं, चेहरे पर थकान थी। वो लड़की जो घर से खिलखिलाती निकली थी, वो कहीं खो गई थी। मंगोलपुरी की गली से निकलकर जब वो सूरज के पापा के घर की तरफ चली तो पड़ोसन ने देखा, देख कैसी आई थी और कैसी जा रही है बेचारी। सूरज आगे आगे चल रहा था, रोहिणी पीछे सिर झुकाए। ससुराल का दरवाजा सामने था। रोहिणी का दिल जोर से धड़क रहा था, पता नहीं अंदर क्या इंतजार कर रहा था। दरवाजा खुला तो रोहिणी के पैर वहीं रुक गए। एक कमरा, बस एक कमरा था पूरा घर। बीच में एक पुरानी मैली चादर लटकी थी, जिसने कमरे के 2 टुकड़े कर रखे थे। एक तरफ सास ससुर, दूसरी तरफ जेठ-जेठानी। और अब इसी में रोहिणी और सूरज को भी रहना था। कोने में एक बुजुर्ग बैठे थे, फटी बनियान, घुटनों तक धोती, हाथों में और पैरों की एड़ियों में काला तेल और ग्रीस पुती थी। रोहिणी ने धीरे से सूरज का हाथ खींचा। ये कौन है? पापा है। पर ये इनके हाथों में ये काला? साइकिल ठीक करते हैं, पंचर वगैरह, बस यही काम है उनका। रोहिणी को लगा जमीन खिसक गई। ऑटोमोबाइल बिजनेस, शोरूम, द्वारका, साउथ दिल्ली का बड़ा घर, सब एक पल में धुआं हो गया। और तुम क्या करोगे? देखता हूँ, वही काम सीख लूंगा, शायद पंचर ही लगाऊंगा। इससे पहले रोहिणी कुछ बोलती, अंदर से सांस निकली। उन्होंने रोहिणी को ऊपर से नीचे तक देखा। कोई अपनापन नहीं, कोई मुस्कान नहीं। खड़ी क्यों? अंदर आओ। और देखो, यहाँ बैठे रहने का काम नहीं है, बर्तन मांजने है, झाड़ू लगानी है, समझ लो अब इसे। रोहिणी कुछ बोल नहीं पाई। तभी चादर के उस पार से जेठानी निकली, तीखी नजरों वाली, होठों पर व्यंग लिए। तो ये है नई दुल्हन। क्या मजबूरी थी बहन, अपने से इतने बड़े लड़के से शादी कर ली? घर में कोई नहीं था क्या? रोहिणी का गला भर आया। ऐसे ज्यादा सोचो मत, यहाँ सबको नौकरानी बनकर ही रहना पड़ता है। मैं भी हूँ, तुम भी हो जाओगी। रोहिणी ने सूरज की तरफ देखा, शायद वो कुछ बोलेगा, पर सूरज वहां से खिसक चुका था। बाहर दरवाजे पर खड़ा था और फोन देख रहा था। वो सूरज जो कभी कहता था कभी कमी नहीं होगी, आज उसने पलट कर भी नहीं देखा। रोहिणी अकेली खड़ी थी, बस एक कमरे में, उस चादर के सामने, बिना गहनों के, बिना घर के, बिना किसी के। सुबह होते ही सास की आवाज आई, रोहिणी उठो, पानी की लाइन लग गई होगी, जाओ जल्दी बाल्टी लेकर। रोहिणी ने आंखें खोली। रात को ढंग से सोई भी नहीं थी। एक चादर पर सास ससुर, एक तरफ जेठ जेठानी और बीच की जमीन पर वो और सूरज। कोई गद्दा नहीं, बस एक पुराना कंबल। आंखों में नींद लेकर रोहिणी नीचे उतरी। गली में पहले से 10-12 औरतें लाइन में खड़ी थी। बाल्टी लेकर खड़े रहो, धक्के खाओ, पानी भरो, ऊपर चढ़ाओ, यही तो सुबह थी यहाँ। दोपहर को सास ने फिर आवाज दी, रोहिणी मिट्टी के तेल की दुकान पर लाइन लगाओ, कार्ड लेकर जाओ और जल्दी आना, खाना बनाना है। रोहिणी चुपचाप चली गई। धूप में खड़े रहो, घंटे भर बाद नंबर आए, वापस आकर खाना बनाओ, बर्तन मांजो। शाम को टॉयलेट के लिए भी लाइन थी। सुबह शाम सार्वजनिक शौचालय, वहां भी धक्का मुक्की, बदबू, इंतजार। रात को जब सूरज आया तो रोहिणी ने धीरे से कहा, सूरज जी कैसी जिंदगी है, पानी की लाइन, तेल की लाइन, टॉयलेट की लाइन, और हमारे पास कमरा भी नहीं, सबके साथ जमीन पर सोते हैं, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो क्या करूं मैं, महल बना दूं? यही है और यहीं रहना है, समझ लो एक बार में। पर तुमने कहा था कि। बहुत कहा था। अब छोड़ो वो सब, ये घर है, यहीं गुजारा करो। और करवट लेकर सो गया। रोहिणी की आंखें भर आई। चारों तरफ अंधेरा था। पास में सास के खर्राटों की आवाज, जेठानी की सांसें। उस भरे कमरे में वो बिल्कुल अकेली थी।
उसे याद आया अपना घर, अपना कमरा, अपना बिस्तर, माँ की आवाज, पापा का डांटना भी, सब कितना अच्छा था। आंसू बहते रहे। रोहिणी ने मुंह कंबल में छुपा लिया ताकि सिसकने की आवाज कोई न सुने। यही उसकी किस्मत थी। जो घर से भागकर सपने लेकर आई थी, वो अब पानी की लाइन में खड़ी थी। रात के खाने के बाद जब सब सो गए, रोहिणी कोने में बैठ गई। फोन निकाला और माँ का नंबर दबाया। 1 घंटी, 2 घंटी, 3, फिर फोन कट गया। रोहिणी ने फिर किया। इस बार उठा। माँ, मैं रोहिणी बोल रही हूँ। हमारी कोई रोहिणी नहीं है, गलत नंबर है। और फोन बंद। रोहिणी हाथ में फोन लिए बैठी रही। माँ की आवाज थी वो, पर बिल्कुल अनजान जैसी। उसे याद आया जब बुखार में माँ रात भर सिरहाने बैठती थी, चोट लगे तो फूंक मारती थी। आज वही माँ ने पहचानने से इनकार कर दिया। आंसू पोंछकर उसने इंस्टाग्राम खोला। पहली फोटो प्रिया की थी। शादी के बाद हनीमून पर गई थी मनाली। बर्फ में खड़ी, गर्म जैकेट, पति के साथ मुस्कुराती हुई। स्वाति ने नया घर लिया था। सफेद दीवारें, सोफा, बड़ी खिड़की से रोशनी आती हुई। नेहा की रील थी, किचन में खाना बनाते हुए, और पति मदद कर रहा था। दोनों हंस रहे थे। रोहिणी का दिल भारी हो गया। उसने फोन रख दिया। फिर सोचा नेहा को फोन करती हूँ। रोहिणी, कितने दिनों बाद, कैसी है तू? ठीक हूँ, तू बताना। यार, मेरी तो माँ पापा ने शादी तय की थी। पहले मुझे पसंद नहीं था, पर अब बहुत अच्छा लग रहा है। घर भी अच्छा है, सास भी ठीक है। तू बता, तू कहाँ है, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ नेहा। सच बता यार, तेरी आवाज में कुछ है। और बस रोहिणी का गला भर गया। एक सिसकी निकली, फिर दूसरी, और रो पड़ी। रोहिणी, रोहिणी क्या हुआ, बोल मुझे। पर रोहिणी बोल नहीं पाई, बस रोती रही। यार तू ठीक है ना, मुझे डरा मत, बता क्या हो रहा है वहां। नेहा ने फोन रखा और सीधे अपने घर के पास वाले मामा जी के यहाँ गई। मामा जी, रोहिणी का नंबर है मेरे पास, वो ठीक नहीं है, बहुत रो रही थी फोन पर, आप एक बार बात करो ना उससे। मामा जी ने नंबर लिया, चश्मा लगाया और देर तक सोचते रहे। उधर रोहिणी के घर में नया तूफान आ चुका था। रोहिणी सुन, मोहल्ले में 4 घर है, सुबह जाकर उनके बर्तन मांज कर आया कर। जो पैसे मिले वो मुझे देना, घर का खर्चा चलेगा। नहीं, ये नहीं करूंगी मैं। सास की आंखें तन गई। क्या बोला? मैं कहीं काम करने नहीं जाऊंगी, दूसरों के घर बर्तन मांजने नहीं जाऊंगी। तभी सूरज अंदर आया। सास ने सारी बात बताई। सूरज ने रोहिणी की तरफ देखा, आंखें लाल थी। बड़ी नवाब हो तुम, हाँ? यहाँ खाना मुफ्त में नहीं मिलता, काम करना पड़ेगा, समझी? सूरज, तुमने कभी ये नहीं कहा था कि मुझे दूसरों के घर? बहुत कहा था मैंने। अब ये नखरा बंद कर और जो माँ बोल रही है वो कर। रोहिणी की आंखें भर आई। जेठानी चादर के पीछे से सब सुन रही थी। ससुर बाहर खिसक गए। रोहिणी दीवार से लगकर खड़ी हो गई, आंसू गाल पर आ गए। तभी फोन बजा। मामा जी का नंबर था। हाँ मामा जी। रोहिणी बेटा, कैसी हो? नेहा ने बताया सब ठीक है ना? हाँ मामा जी, सब ठीक है। सूरज पास में खड़ा था। रोहिणी ने बात खत्म की। उस रात जब सब सो गए, रोहिणी ने मामा जी को वापस फोन किया, आवाज दबाकर, कंबल में मुंह छुपाकर। मामा जी निकालो मुझे यहाँ से, बहुत गलत किया मैंने। न कमरा है न इज्जत, माँ बाप भी फोन नहीं उठाते। मामा जी मैं बहुत थक गई हूँ। मामा जी की आवाज भर्रा गई। बेटा तू चिंता मत कर, मैं आता हूँ, बस तू तैयार रहना। 3 दिन बाद सुबह के वक्त जब सास बाजार गई थी और सूरज बाहर था, मामा जी गली के नुक्कड़ पर खड़े थे। रोहिणी ने बस एक थैले में 2 कपड़े डाले और चुपचाप सीढ़ियां उतर गई। मामा जी ने उसे देखा, बिना कुछ बोले सीने से लगा लिया। रोहिणी फूट फूट कर रो पड़ी। उसके बाद सूरज के फोन आते रहे, 10 बार, 20 बार, 25 बार। रोहिणी ने एक बार भी नहीं उठाया। फोन साइलेंट करके रख दिया। सूरज उसे ढूंढता रहा। मोहल्ले में पूछा, नेहा के घर गया। नेहा ने दरवाजा खोला और सीधे बोली, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। दरवाजा बंद। आखिर में सूरज रोहिणी के घर पहुंचा। घंटी बजाई। रमेश जी ने दरवाजा खोला। सूरज को देखते ही चेहरा पत्थर हो गया। अंकल जी, रोहिणी कहाँ है? बस एक बार बुलाओ उसे। यहाँ कोई रोहिणी नहीं रहती और दोबारा इस दरवाजे पर आना मत। दरवाजा बंद हो गया। रोहिणी ने नंबर बदल लिया, पुराना सिम तोड़कर फेंक दिया। मामा जी के घर में एक छोटा सा कमरा था, साफ शांत। रोहिणी को पहली रात चैन से नींद आई, महीनों बाद। बेटा खा ले, बाकी बातें बाद में। मामी ने खाना परोसा। रोहिणी की आंखें भर आई। इतने दिनों बाद किसी ने प्यार से खिलाया था। उधर सूरज दीवाना हो रहा था। नंबर बंद, रोहिणी गायब। घर में बैठकर सास ने समझाया, अरे छोड़ दे उसे, भाग गई तो भाग गई। तू अभी भी कमाओ लड़का है, दूसरी शादी कर ले। बात चुप रहो। अरे सच कह रही हूँ, वो लड़की काम की नहीं थी। ऐसी बहू से क्या फायदा जो घर छोड़कर भाग जाए।
सूरज ने कुछ नहीं कहा। एक सुबह सूरज के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लिफाफा था, अंदर तलाक के कागजात थे, रोहिणी के दस्तखत थे नीचे। सूरज हाथ में कागज लिए देर तक खड़ा रहा। सास ने देखा तो बोली, अच्छा हुआ, चलो अब दूसरी ढूंढते हैं। सूरज का दिमाग उस वक्त कुछ और ही सोच रहा था। अगले दिन उसने वकील से मिलकर मामा जी के खिलाफ केस ठोक दिया। आरोप था कि उन्होंने उसकी पत्नी को भड़काया, घर तुड़वाया और उसे अपने पास छुपाया। मामा जी के घर पुलिस का नोटिस पहुंचा। बेटा डरो मत, हमने कुछ गलत नहीं किया है, वकील करेंगे। मामा जी मेरी वजह से आप। चुप, तू मेरी बेटी है, बेटी के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। कानूनी दांव पेच चलते रहे, तारीख पर तारीख, वकीलों की दौड़ धूप, कागजात, बयान, सुनवाई। और फिर वो दिन आया जब कोर्ट में रोहिणी और सूरज आमने सामने आए। सुनवाई खत्म हुई। कोर्ट की सीढ़ियों पर भीड़ थी। रोहिणी मामा जी के साथ बाहर निकली, तभी पीछे से आवाज आई, रोहिणी रुको। रोहिणी चलती रही। रोहिणी मैं कह रहा हूँ रुको, तुम मेरी पत्नी हो, अभी मेरे साथ घर चलो, ये तलाक वाला कुछ नहीं होता। रोहिणी मामा जी के पीछे हो गई। आपने मेरी बीवी को बहकाया है ना, मेरा घर तोड़ा है, आज ये मेरे साथ जाएगी। बेटा होश में रहो, कोर्ट की सीढ़ियां ये, आप बीच में बताइए। सूरज ने मामा जी को धकेला और रोहिणी की कलाई पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। धड़ाम। सूरज नीचे था, सीढ़ियों पर। रमेश जी सामने खड़े थे, सांस तेज, आंखें लाल। पहली बार चुप रहा मैं, सोचा तू इंसान है, खुद समझेगा, पर तूने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा। आज दोबारा गलती नहीं करूंगा। मेरी बेटी को दोबारा आंख उठाकर देखा तो नतीजा बहुत बुरा होगा। आपने मुझे धक्का दिया, मैं देखता हूँ। उठो, कोर्ट परिसर में हंगामा और महिला से जबरदस्ती, चलो थाने। अरे छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। यही हथकड़ी लगाओ, बताओ। सूरज को पकड़कर ले जाया गया। वो पलटकर रोहिणी को देखता रहा। रोहिणी ने एक बार भी नहीं देखा। तभी पीछे से एक हाथ रोहिणी के कंधे पर आया। रोहिणी पलटी। मां खड़ी थी, आंखें भरी हुई, होठ कांप रहे थे। बेटा माफ कर दी मुझे, जब तूने फोन किया तो मैंने काट दिया, मैंने बहुत गलत किया। माँ नहीं, सुन मेरी बात, तू रोई होगी, अकेली रही होगी और मैं। माँ बस करो, रहने दो वो सब, नहीं रह सकती बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। रोहिणी मां के गले से लग गई। मां ने उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों रोती रही। पापा पास आए। रोहिणी ने ऊपर देखा, पिता की आंखें भीगी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस रोहिणी के सिर पर हाथ रख दिया, वो हाथ जिसकी छाया में रोहिणी पली थी। शाम को घर पहुंचे। वही गली, वही दरवाजा, वही पुरानी घंटी। रोहिणी सीधे अपने कमरे में गई। वही बिस्तर, वही खिड़की। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई। सब वैसा ही था। उसकी फोटो, उसके मेडल, कपड़े, किताब, सब कुछ। उसे याद आई वो रात जब इसी कमरे से बैग उठाकर भागी थी। सोचा था नई जिंदगी मिलेगी, और मिला क्या? पानी की लाइन, तेल की लाइन, खाली हाथ, बिके हुए गहने, एक चादर से बटा हुआ कमरा। आंसू आए, पर इस बार दुख के नहीं थे। माँ बाप ने हर बात पर मना किया था। उम्र देखी, कमाई देखी, इलाका देखा, तब लगा था ये लोग उसकी खुशी नहीं चाहते। पर वो उसे खुशी से नहीं रोक रहे थे, वो उसे तकलीफ से बचा रहे थे। बच्चे का भला माता पिता से ज्यादा कोई नहीं सोच सकता, दुनिया में कोई नहीं। तभी बाहर से आवाज आई, रोहिणी खाना लग गया है बेटा। आई माँ। उसने आंखें पोंछी, उठी, कमरे से बाहर निकल कर आई, अपने घर में, अपने लोगों के बीच, जहां उसे पहले से होना चाहिए था। सुबह के 8 बज रहे हैं। घर के हॉल में डाइनिंग टेबल पर सुमित अपनी कॉलेज की मोटी मोटी किताबें खोले बैठा है। अगले हफ्ते से उसके फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं। तभी रवि और अमित भी पास में बैठे पेपर पढ़ रहे हैं। सुमित अभी एक फॉर्मूला याद ही कर रहा होता है कि तभी रचना एक बड़ा सा भगोना लेकर आती है। सुमित, ये लो 5 किलो मटर, जल्दी से छील दो, आज तुम्हारी फेवरेट मटर पनीर बना रही हूँ। भाभी, मेरा परसों मैथ्स का फाइनल एग्जाम है, मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं, मटर के दाने नहीं गिनने, प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। इंटीग्रेशन तो बाद में भी हो जाएगा, पर अगर मटर नहीं छीले ना तो दोपहर को खाने में सिर्फ रोटियां मिलेंगी, और हाँ, छीलते छीलते दाने मत खाना। ऐसा कहकर रचना किचन में चली जाती है। सुमित बेमन से मटर छीलने लगता है। तभी कविता हाथ में एक साड़ी और प्रेस लिए हॉल में आती है। ओहो सुमित, तुम तो फ्री बैठे हो, सुनो ना, मेरी इस सिल्क की साड़ी पर जरा सा प्रेस मार दो प्लीज, मुझे 11 बजे किटी पार्टी में जाना है, और देखना साड़ी जलनी नहीं चाहिए। भाभी, एक हाथ से मटर छील रहा हूँ, दूसरे हाथ से साड़ी प्रेस करूँ क्या? मैं इंसान हूँ या अष्टभुजाधारी रोबोट? और भैया, आप लोग कब से देख रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? सुमित हेल्प की उम्मीद से अपने दोनों भाइयों की तरफ देखता है।
देख सुमित, बीवी और बिजली दोनों से पंगे नहीं लेने चाहिए। कब झटके दे दे पता नहीं चलता। तू मटर छील, इससे फोकस बढ़ेगा तेरा और पढ़ाई में मन भी लगेगा। हाँ सुमित, और देख, साड़ी प्रेस करते वक्त जो हीट निकलेगी ना, उससे तेरा थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगा। सह ले भाई, हम भी तो सह ही रहे हैं। आप लोग क्या सह रहे हैं? रचना भाभी और कविता भाभी सारे काम मुझसे करवाती है। आप लोग तो बस तैयार होकर ऑफिस चले जाते हो। अरे तुझे क्या पता हमसे ये लोग क्या क्या करवाती है। जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे पता चलेगा। चल अब जल्दी से काम खत्म कर ले और फिर पढ़ाई कर। सुमित ने अपने भाइयों की इस कायरता को देखकर एक गहरी सांस ली। उसने पहले मटर छीले, फिर साड़ी प्रेस की और फिर इन सब के बीच वो सामने रखी किताब के फॉर्मूले भी पढ़ रहा था। बेचारे सुमित की रोज की तरह दर्दनाक सुबह शुरू हो चुकी थी। 11 बजे कविता तैयार हो गई और इधर सुमित ने अपनी किताबें बंद की और कॉलेज जाने लगा। तभी कविता ने उसे रोका और कहा, सुमित, कॉलेज बाद में जाना, पहले मुझे मेरी किटी पार्टी में छोड़ दो। और हाँ, मेरा वो पिंक डिजाइनर पर्स और केक का डिब्बा भी उठा लो। भाभी मैं तो बस स्टॉप तक छोड़ दूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रही है। अरे एक दिन कॉलेज नहीं जाने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप मेरे साथ चलो, वहां बहुत सारा सामान होगा, कौन उठाएगा। सुमित के पास अब कोई चारा नहीं था। वो एक कूली की तरह कविता का भारी पर्स, केक का डिब्बा और गिफ्ट्स लेकर किटी पार्टी में पहुंचा। वहां 15-20 लेडीज बैठी थी। सुमित कोने में एक पुतले की तरह पिंक पर्स टांगे खड़ा हो गया, जो देखने में बहुत ही फनी लग रहा था। वाह कविता, तेरा ये असिस्टेंट तो बड़ा स्मार्ट है, कितने में रखा है? अरे ऐसे मत बोल, ये असिस्टेंट नहीं मेरा देवर है सुमित। अरे वाह, ये तो बड़ा ही सीधा लड़का है। देखो कैसे तुम्हारा पर्स पड़े खड़ा है, वरना आजकल के लड़के तो घर का काम करते ही नहीं। बेटा सुमित, जरा वो स्प्रिंग रोल की प्लेट पास कर देना, और हाँ, मेरे लिए 1 कप ग्रीन टी ले आना बिना चीनी की। ये क्या, मैं यहाँ वेटर बनकर आया हूँ? मेरा कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का असाइनमेंट छूट रहा है और यहाँ मैं ग्रीन टी बना रहा हूँ। बेटा सुमित, तुम कौन सी ईयर में हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो? जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, बस ये फाइनल ईयर ही है। अरे आंटी, ये इंजीनियरिंग के साथ साथ हाउस होल्ड मैनेजमेंट कर रहा है। सुबह मटर छीलने से लेकर मेरी साड़ी प्रेस करने तक सब इसी का डिपार्टमेंट है। अरे घर के सारे काम भी तो आने चाहिए ना। आखिर इसकी बीवी आएगी तो क्या कहेगी कि 2-2 भाभियां हैं पर कुछ सिखाया नहीं। कविता की इस बात पर सारी लेडीज ठहाके लगाकर हंसने लगी। सुमित का चेहरा बेइज्जती से लाल हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बीच चौराहे पर कुत्ता बनाकर घुमा दिया हो। अगले दिन सुमित सोचता है कि आज तो कम से कम चैन से पढ़ेगा। तभी रचना एक लंबी सी लकड़ी की डंडी लेकर उसके पास आती है। सुमित, चलो छत पर। क्यों भाभी, मुझे डंडे से क्या मारोगी? मैंने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारा जो भाई है ना, उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अरे मैं रवि जी से कह रही हूँ कि थोड़े आलू के पापड़ छत पर सुखा दीजिए, तो चुपचाप ऑफिस निकल गए। अब सारे पापड़ मुझे सुखाने पड़ रहे हैं। अब अपने भाई का हर्जाना तुम भरोगे। मैं तुम्हें नहीं मार रही, मैं छत पर आलू के पापड़ सूखने डाल रही हूँ। कौवे उन्हें उठा न ले जाए, इसलिए तुम ये डंडा लो और छत पर कौवों को भगाओ। जब तक पापड़ सूख न जाए नीचे मत आना। भाभी, मैं 40 डिग्री की गर्मी में स्क्वायर क्रो बनकर खड़ा रहूंगा, मेरी पढ़ाई? जो मैंने कहा वो करो। बेचारा सुमित रोनी सूरत बनाकर हाथ में डंडा और एक हाथ में अपनी किताब लेकर छत पर चला जाता है। वो छत पर हुर हुर करके कौवे भगा रहा है और साथ साथ किताब पढ़ रहा है। तभी नीचे से कविता की आवाज आती है, सुमित नीचे आओ जल्दी। अब सुमित दौड़कर नीचे आता है, पसीने से लथपथ। हाँ भाभी, क्या हुआ? देखो, मुझे इंस्टाग्राम के लिए ना रील बनानी है और मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। तुम यहाँ मेरे सामने फोन पकड़कर खड़े हो जाओ और बिल्कुल मत हिलना। भाभी, मैं छत पर कौवे भगाऊं या यहाँ आपका ह्यूमन ट्राइपॉड बनूं? मैं इंसान हूं या आप दोनों का रिमोट कंट्रोल खिलौना? ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप फोन पकड़ो। अरे तुम्हारे भैया की मेरे सामने आवाज नहीं निकलती, फिर तुम किस खेत की मूली हो? अब सुमित मूर्ति की तरह फोन पकड़े खड़ा हो गया। तभी छत पर उधर से रचना की आवाज आई, सुमित, कौवा पापड़ ले गया, तुम कहाँ हो? अब सुमित पागलों की तरह एक हाथ में फोन पकड़े दूसरे हाथ में डंडा लिए छत और हॉल के बीच भाग रहा था। बेचारे सुमित की हालत खस्ता हो चुकी थी। इन सब के बाद उसने दोपहर का खाना खाया और वही हॉल में लगे सोफे पर सो गया। शाम के 5 बजे उसकी आंख खुली। उसने सोचा बाहर जाकर थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन तभी घर में दोनों देवरानी जेठानी का सायरन एक साथ बज उठा। सुमित, जल्दी से स्टोर रूम से 10 किलो आटे का कट्टा निकालकर किचन में रख दो। सुमित, आटे को रहने दो, पहले मेरा मेकअप किट और वो परफ्यूम यहाँ ला दो, मुझे तैयार होना है।
1 मिनट में 2 कमांड? मैं एक साथ इतने काम नहीं कर सकता। अरे मैं इंसान हूँ रचना भाभी, कविता भाभी, रोबोट नहीं। करता हूँ मैं दोनों का काम एक एक करके। सुमित हड़बड़ाहट में पहले कविता का मेकअप किट और परफ्यूम उठाता है। उसी वक्त रचना हाथ में चाय के 2 गरम कप लेकर हॉल में आ रही होती है। सुमित भागते हुए रचना से टकरा जाता है। चाय सीधे कविता के महंगे मेकअप किट पर गिरती है। परफ्यूम की बोतल जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाती है। आवाज सुनकर कविता भी वहां आ गई। 5,000 का परफ्यूम और मेरा लिमिटेड एडिशन किट। ये अंधा तो है ही कामचोर भी है। मेरी अदरक वाली चाय गिरा दी। इसके बस का कोई काम नहीं है। दिन भर बस मुफ्त की रोटियां तोड़ो। मुफ्त की रोटियां? सुबह से रात तक आप दोनों का नौकर बनकर भागता हूं, फिर भी मैं कामचोर हूं? आज सुमित के सर से पानी ऊपर जा चुका था। उसने अपनी किताबें जमीन पर पटकी और गुस्से से तमतमाता हुआ अपने कमरे में चला गया। पीछे से रचना और कविता बकबक करती रह गई। रात में जब पूरा परिवार खाने पे बैठा था, तभी सुमित ने जोर से अपनी प्लेट सरकाई और उठ खड़ा हुआ। बस बहुत हो गया। क्या हो गया छोटे? अचानक सनी देओल आत्मा कैसे आ गई तेरे अंदर? भैया, मैं भी इस घर का मेंबर हूं। आप दोनों की बीवियां का लेब्राडोर कुत्ता नहीं। सुमित ये ला, सुमित वो ला। आज से मेरा मुफ्त का कुरियर बॉय और ह्यूमन ट्राइपॉड बनने का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अरे सुमित, आवाज नीची कर, वरना कल से हमें भी मटर छीलने पड़ेंगे। आप दोनों तो डरपोक हो। अपनी बीवियों के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हो और सारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकलता है। मेरा फाइनल ईयर अब बस कंप्लीट हो चुका है, मुझे और नहीं पढ़ना। तो अब तू क्या करेगा? पापा मम्मी के पास गांव जाना चाहता है? नहीं, मुझे शादी करनी है। मेरी शादी करवाओ। मैं एक ऐसी बीवी लाऊंगा जो आप दोनों भाभियों को सीधा करेगी और मेरा ख्याल रखेगी। अगर 1 महीने के अंदर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा और आप लोग अपना नौकर खुद ढूंढ लेना। देखते हैं कौन किसको सीधा करता है। भाई, क्यों अपनी आजादी के डेथ वारंट पर साइन कर रहा है? शादी कोई भी प्रॉब्लम का हल नहीं है। ये एक ऐसा दलदल है जहां कुत्ता तो तू फिर भी बनेगा, बस पट्टा किसी और के हाथ में होगा। मुझे ज्ञान मत दो, मैं कम से कम एक इंसान का तो सुनूंगा। यहां तो 2 की गुलामी कर रहा हूं। मुझे शादी करनी है बस। ऐसा कहकर सुमित पैर पटकते हुए चला गया। रचना और कविता ने एक दूसरे की शक्ल देखी। उन्हें सुमित के घर छोड़कर जाने की बात से अपना नौकर हाथ से जाता हुआ दिख रहा था। अगले दिन रचना और कविता साथ में बैठकर बातें कर रही थी। देख कविता, अगर सुमित घर छोड़कर चला गया तो मेरी साड़ियां और तेरे किटी पार्टी के बैग कौन उठाएगा? हमें इसकी शादी करवानी पड़ेगी। हाँ भाभी, लेकिन अगर कोई तेज तर्रार लड़की आ गई तो वो सुमित को हमारी मुट्ठी से निकाल लेगी। हमें सुमित के लिए कोई एकदम गाय जैसी सीधी सादी लड़की लानी होगी। बिल्कुल, जो लड़की आएगी वो सुमित को भी कंट्रोल करेगी और हमारी भी जी हुजूरी करेगी। एक के साथ एक नौकर फ्री। भाभी, तो फिर चलिए आज से ही देवरानी ढूंढने का काम शुरू करते हैं। और इस तरह कविता और रचना के ढूंढने पर उनकी पारखी नजरें रिया पर जाकर टिक गई। देखने में रिया एकदम भोली भाली, धीमी आवाज में बोलने वाली और संस्कारी थी। रिया को देखकर कविता और रचना ने तुरंत सुमित का रिश्ता रिया के साथ पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों में धूमधाम से सुमित और रिया की शादी हो गई। मंडप में सुमित ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे उसे आजादी का मेडल मिल गया हो। उसे लग रहा है कि अब वो इस घर का राजा बाबू बन जाएगा। शादी के शुरुआती दिन बीत चुके थे। अभी तो सुमित के लिए एक संस्कारी बीवी थी रिया। सुमित हॉल में सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, तभी रचना ने किचन से आवाज लगाई। सुमित, जाओ भागकर नुक्कड़ से आधा किलो पनीर ले आओ, मेहमान आने वाले हैं। सुमित उठने ही वाला होता है कि तभी रिया अपने हाथ में चाय का प्याला लेकर हॉल में आती है। वो बहुत ही मीठी और भोली आवाज में बोलती है, अरे भाभी जी, आप भी ना। सुमित जी अभी अभी तो नहा कर बैठे हैं। वो बाहर धूप में जाएंगे तो पसीने पसीने हो जाएंगे, और वैसे भी वो मेरे पति हैं। अब उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आप रवि भैया को भेज दीजिए ना पनीर लाने। रिया का जवाब सुनकर किचन में खड़ी रचना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पास ही अखबार पढ़ रहे रवि के हाथ से अखबार छूट जाता है कि अब पनीर उसे लाना होगा। अरे रिया, सुमित को आदत है हमारे काम करने की। आदत थी भाभी जी, पर अब उनकी शादी हो गई है। अब उनका सिर्फ एक काम है, मेरे साथ बैठकर ये कड़क चाय पीना। लीजिए सुमित जी, चाय पीजिए। ये सुनकर सुमित खुशी से पागल हो गया। चाय का कप पकड़कर उसने रिया को ऐसे देखा जैसे साक्षात कोई परी जमीन पर उतर आई हो। ओहो रिया, तुम कितनी अच्छी हो। लकी है साला, हम तो शादी के बाद खच्चर बन गए और ये राजा बाबू बन गया। क्या लाइफ है। मैंने तो फालतू में ही इनकी बात सुनी थी। भाभियों की गुलामी खत्म, अब तो बस आराम ही आराम है। सुमित हवा में उड़ रहा था, पर बेचारे को क्या पता था कि ये हनीमून फेज बस एक ट्रेलर है। असली पिक्चर तो अभी शुरू होने वाली थी। शादी को अब 1 महीना बीत गया था। हनीमून फेज भी खत्म हो चुका था
और अब रिया का असली रंग धीरे धीरे बाहर आ रहा था। संडे वाले दिन रिया सुमित को लेकर मॉल में शॉपिंग करने गई। रिया क्वीन की तरह हाथ में अपना मोबाइल लेकर आगे आगे चल रही थी और उसके ठीक पीछे बेचारा सुमित। सुमित के दोनों हाथों में, कंधों पर और यहाँ तक कि गर्दन में भी 15-20 भारी शॉपिंग बैग्स लटके हुए थे। सुमित जी, आप इतना धीरे क्यों चल रहे हैं? वो जरा सी सेल खत्म हो जाएगी, जल्दी पैर बढ़ाइए। रिया, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं, ये बैग्स बहुत भारी हैं। 4 घंटे से मॉल में घुमा रही हो, मुझे एक जगह बैठ जाने दो प्लीज। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? शादी से पहले तो कहते थे कि रिया मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और अब 4 शॉपिंग बैग्स में आपकी जान निकल रही है। आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे नहीं नहीं रिया, लाओ मुझे दे दो और बैग्स, मैं उठा लूंगा। तभी मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर कॉफी शॉप में बैठी रचना और कविता ये सब नजारे देख लेती है। अरे कविता देख, हमारा राजू बाबू तो खच्चर बन गया। हमसे कहता था कि भाभीियों का कुत्ता नहीं हूं, और अब देखो कैसे अपनी बीवी के पीछे दुम हुलाते हुए भाग रहा है। मानना पड़ेगा, रिया ने तो इसे हमसे भी तगड़ी ट्रेनिंग दे दी है। तभी सुमित की नजर अचानक ऊपर पड़ी। भाभियां उसे देखकर हाथ हिलाकर चिढ़ा रही थी। सुमित शर्म से पानी पानी हो गया। मॉल के ड्रामे के बाद घर पर सुमित की जिंदगी और भी अतरंगी हो चुकी थी। अब उसे पुरानी भाभियों वाले काम नहीं बल्कि अपनी बीवी के मॉडर्न काम करने पड़ रहे थे। शॉपिंग मॉल से आने के बाद रात को रिया हॉल में इंस्टाग्राम रील शूट कर रही थी। तभी उसने सुमित से कहा, सुमित जी, आप जरा इस कुर्सी पर खड़े होकर ये रिंग लाइट पकड़ लीजिए और एक हाथ में ये फोन ले लीजिए, इससे शूट कीजिएगा, और हाँ, बिल्कुल मत हिलिएगा प्लीज। अब सुमित के एक हाथ में लाइट थी और दूसरे हाथ में फोन। सुमित का शरीर 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ा हुआ था और उसके हाथ कांप रहे थे। ये कहाँ फंस गया मैं? सारा दिन इतने सारे बैग उठाकर इसे शांति नहीं मिली जो अभी मुझे जिम्नास्टिक करवा रही है। अरे सुमित जी, लाइट मेरे चेहरे पर मारिए और थोड़ा नीचे झुकिए, एंगल खराब हो रहा है। रिया, मेरे कमर के मनके हिल गए हैं। पिछले 1.5 घंटे से स्टैंड बनकर खड़ा हूं। 30 टेक हो चुके हैं, अब मुझे नीचे उतार लो प्लीज। कट कट, सुमित जी, आप इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रहे हैं? वीडियो में आपकी खांसने और सांस लेने की आवाज आ रही है। तो क्या मैं सांस लेना छोड़ दूं? मर जाऊं मैं? अरे बस 10 मिनट के लिए अपनी सांस रोक लीजिए ना, इसमें इतना क्या सोचना। सीधे खड़े रहिए और फोन मत हिलाइए। हे भगवान, इससे अच्छा तो रचना भाभी का वो काम था। कम से कम छत पर खड़े होकर कौवे भगाने में मैं सांस तो ले सकता था, यहाँ तो ये मुझे जिंदा मार डालेगी। रिया ने सुमित को अपने इशारों पर नचाने की फुल ट्रेनिंग दे दी थी। सुमित अब रिया के सुपर फास्ट नौकर बन चुका था। एक दिन शाम को रचना और कविता सोफे पर आराम से बैठकर समोसे खा रही थी। तभी सुमित उनके सामने से एक ट्रे लेकर भागता हुआ गुजरा। ट्रे में रिया की ग्रीन टी, उसका फुट मसाजर रखा था। ओहो सुमित बाबू, जरा संभल कर, कहीं महारानी की ग्रीन टी ना गिर जाए। सुमित रुक जाता है और खिसियानी हंसी हंसता है। क्यों सुमित, हमारी 1 किलो सब्जी लाने में तुम्हारे पैर दर्द होते थे? तुमने कहा था ना कि तुझे मुफ्त का कुरियर बॉय नहीं बनना। आज क्या हुआ? अपनी बीवी का गर्म पानी लेकर एकदम पीटी उषा की तरह दौड़ रहा है। वो भाभी, रिया की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, बस इसलिए कर रहा हूँ। हाँ हाँ, हमें सब पता है बेटा, हम दोनों ने तो तुम्हें सिर्फ काम बताया था, पर तुम्हारी सीधी सादी बीवी ने तो तेरा सिस्टम ही हैंग कर दिया है। सही कहते थे तेरे भैया, बीवी और बिजली से पंगे नहीं लेने चाहिए। जाओ जाओ, तुम्हारी मैडम बुला रही होगी। सुमित का चेहरा उतर जाता है। उसे याद आता है कि उसने भाभियों के सामने कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी। वो चुपचाप सिर झुकाकर कमरे की तरफ भाग जाता है। भाभियां पीछे से ठहाके लगाती है। रात के 11 बज चुके हैं। सुमित के कमरे का नजारा दुनिया के हर उस बेचारे पति की कहानी बयान कर रहा है जिसने शादी को आजादी समझा था। कमरे में एसी चल रही है। रिया एकदम महारानियों की तरह बेड पर पीछे तकिए लगाकर लेटी है। सुमित बेड के एक किनारे पर बैठा चुपचाप रिया के पैर दबा रहा है। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। सुमित जी, थोड़ा लेफ्ट में दबाइए, आज मॉल में चल चल कर मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गया है। मॉल में मैं 15 बैग उठाकर चला और पैर में तुम्हारे दर्द हो रहा है? क्या औरत बनाई है भगवान ने भी। कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं डार्लिंग, मैं कह रहा था कि मॉल का फर्श बहुत सख्त था ना, इसलिए तुम्हारे नाजुक पैरों में दर्द हो गया होगा। मैं अभी अच्छे से दबा देता हूँ। रिया मुस्कुराकर वापस फोन में लग गई। सुमित पैर दबाते हुए सामने दीवार पर लगे शीशे में खुद को देखता है। उसे अपनी वो बगावत, अपनी भाभियों के काम और अपने भाइयों की वो चेतावनी याद आती है कि पट्टा किसी और के हाथ में आ जाएगा। हे भगवान, रवि भैया और अमित भैया बिल्कुल सही कहते थे। शादी कोई आजादी नहीं है। सोचा था कि शादी करके भाभियों की गुलामी से आजाद हो जाऊंगा, पर पहले मैं उन देवरानी जेठानी का कुत्ता था, अब अपनी बीवी का बन गया हूँ। मालिक बदल गए हैं,
डिपार्टमेंट बदल गया है पर मेरी ड्यूटी नहीं बदली। सच ही कहते हैं, मर्दों की जिंदगी आखिर ऐसी ही होती है।